हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने पिछले वीडियो के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अच्छे से पढ़ा होगा। इस चैप्टर के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा सबसे पहले काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, एंथैल्पी एनर्जी की ही फॉर्म है, यानी कि एनर्जी को ही कहा जाता है, बट इसके लिए एक कंडीशन है कि एक कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम किसी एनर्जी की बात करते हैं तो उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। देखिए कांस्टेंट प्रेशर मैंने टर्म इसलिए कहा क्योंकि अगर हम किसी की वैल्यू को जानना चाहते हैं तो हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं ताकि हम उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकें। अगर वहाँ पर कुछ चेंजेस रहेंगे तो हम उसके रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसके एक्चुअल रिजल्ट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें कोई यूनिट जो है वो कांस्टेंट करनी पड़ती है। ऐसे ही अगर हम किसी एनर्जी के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट के या किसी टॉपिक के एनर्जी रिलेटेड कोई चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट करनी कांस्टेंट करनी पड़ेगी। तो एनर्जी अगर किसी कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रही है, तो हम उसको एंथैल्पी कहते हैं। बेटा इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एच से। ठीक है, डेल यानी कि चेंज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एच यानी कि ये चेंज इन एंथैल्पी कहलाता है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए टॉपिक को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन, गेन यानी लेना। ठीक है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो एनर्जी की ज़रूरत है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। किस में ऐड करना है? मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं जिनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं ताकि वो एनायन में कन्वर्ट हो सके। तो उस वक्त जो अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है, अब आप कहोगे रिलीज क्यों हो रही है, एनर्जी तो हमेशा लगाई जाती है, एनर्जी निकलेगी क्यों? बेटा अगर पहले से कोई चीज़ सेट बैठी है, मतलब कोई बिल्कुल कांस्टेंट बैठे हैं, और आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। आप वो हैंकी वाला गेम खेल रहे हो, आप हैंकी पास करते हो, पोसम पा बोलते हैं, हैंकी पास कर रहे हो। आपने कुछ बच्चों के साथ मिलकर सर्कल बना रखा है। ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस से सभी बच्चे बैठे हैं और आप एक गेम रन कर रहे हो, खेले जा रहे हो। तभी एक बच्चा और आता है, वो विलिंग है आपके साथ खेलने के लिए। वो कहता है कि मुझे भी आपके साथ गेम खेलना है, मुझे भी आप इस सर्कल में जगह दीजिए। तो आप उसको जगह देने के लिए उस सर्कल को क्या करोगे? क्या सभी बच्चे वहीं बैठे रहेंगे या सभी बच्चे अपने अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा चेंज होकर उसको जगह देंगे? मान रहे हो ना कि भाई आप सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होकर उसको जगह देंगे कि नहीं? ऐसे ही अगर हमारे किसी शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, नया इलेक्ट्रॉन एंटर करता है या नया इलेक्ट्रॉन हम लेना चाहते हैं, तो जो प्रीवियस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको स्पेस देना चाहते हैं, वो उसको स्पेस देंगे क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको भी अट्रैक्ट किया है। न्यूक्लियस के और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगी हैं, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को उसे जगह देनी ही पड़ेगी। तो जब वो अपनी अपनी जगह से हिलेंगे, यानी कि वो जब उसको स्पेस देने के लिए थोड़ा सा मूव करेंगे, तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम जो कि बिल्कुल सेट है उसके अंदर नया इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की लास्ट शेल में जब तक वो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम अपनी कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, हम नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो उसको अपने प्रीवियस सेटअप से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा मूव होना पड़ेगा, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी हम उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप इसको इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी कह सकते हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रही है तो यू जस्ट नो इट एज एंथैल्पी। The amount of energy released when an extra electron is added to isolated atom to form gaseous anion। हम वहां से क्या कन्वर्जन पाएंगे? आइसोलेटेड गैसियस एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनायन में, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? डेल EgH, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा ये मोस्टली नेगेटिव ही होती है, ये नेगेटिव फॉर्म में ही होती है। रिलीज हो रही है ना, रिलीज हो रही है तो हम इसको नेगेटिव फॉर्म में ही लेंगे। सपोज दिस इज एन एक्स न्यूट्रल गैसियस एटम है, कोई एक्स है। मोस्टली ये नॉन मेटल्स होते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की।
तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है, तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एनायन में। इसने अपनी कन्फिग्रेशन में एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज कर लिया टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, इसी तर्ज पे हम कह सकते हैं कि हैलोजेंस आर मोस्ट नेगेटिव, ये सबसे ज्यादा हैलोजेंस आर मोस्ट नेगेटिव या हैलोजेंस हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि उनको अपनी जो स्टेबलाइज्ड स्टेट है, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही लास्ट शेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, बहुत मारामारी रहती है, तो मोस्ट नेगेटिव एनर्जी यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से उनको नेगेटिव फॉर्म में रिलीज करनी पड़ेगी। कुछ एक पॉइंट है कि इसकी यूनिट क्या है, हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किस यूनिट से डिनोट करेंगे, ये एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए किलो जूल पर मोल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किया 23.06 किलो कैलोरी में, 1 कैलोरी होती है 4.18 जूल। ये कन्वर्जन यूनिट्स हैं, इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद हम 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे उनका। सबसे जरूरी बात, यहाँ पर कुछ नोट्स में लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है। एक और बात थोड़ा सा ध्यान से सुनकर चलिएगा, आप इसको डिक्रीज और इंक्रीज की टर्म में नहीं लिख सकते। अगर आपको इसे लिखना है कि ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इस टर्म में हम इसको नहीं लिखेंगे, ना ही हम इस टर्म में इसको याद करेंगे। इसको हमेशा याद करेंगे लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव की टर्म में। ठीक है, जहां ये डिक्रीज हो रही होगी हम बोलेंगे लेस नेगेटिव, जहां ये इंक्रीज हो रही होगी हम बोलेंगे मोर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव की टर्म में ही हम इसके साथ डील कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझना इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग बस इसको नेगेटिव की टर्म में ही देखकर चलें। जैसे मेटल हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में जो मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि टेंडेंसी तो है ही नहीं उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है, बिकॉज दे आर नो टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, वो लॉस करना चाहते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी, लेस नेगेटिव। लेकिन जैसे जैसे हम पीरियड में राइट की तरफ जाएंगे, आगे नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लेने की, तो उनको हम बोलेंगे मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। राइट, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन की है, जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड है। लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड है, यानी कि मेटल्स। तो यहां से 2 बातें समझ में आ गई, मेटल्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी रहेगी, लेस नेगेटिव। नॉन मेटल्स के लिए कैसी रहेगी, नॉन मेटल्स के लिए रहेगी मोर नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव की टर्म में ही हम इस एनर्जी को जो है बार बार यूज करेंगे। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इससे एक बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जबकि मैंने अभी अभी कहा कि हम इसको नेगेटिव की टर्म में ही पढ़ेंगे। तो जो हमारी जो नोबल गैसेस हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है, तो जरा देखेंगे क्यों होती है इनकी पॉजिटिव। कह रहे हैं कि जैसे ही हमें पता है कि जो नोबल गैसेस हैं ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके होते हैं, इनके पास जरूरत नहीं है, इनको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने की। ठीक है, सपोज मैंने नियोन लिया, नियोन के पास 2 और 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी तो शेल कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन अगर कोई एक नया इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया जाए, कोई नया इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, कोई नया इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे ना, कि भाई तुम जाओ इस शेल में। हालांकि वो शेल पूरी फुल है, लेकिन फिर भी हम उसको पुश करेंगे कि तुम जाओ। जब हम उसको पुश कर रहे हैं तो हम वहां से किसी एनर्जी के रिलीज होने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसमें ऐड कर रहे हैं, पुश करके ऐड कर रहे हैं, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, अब्सॉर्ब। ऐसी स्थिति में उस अगर शेल में जगह नहीं होगी तो वो एक नई एनर्जी, नई शेल क्रिएट करेगा। नई शेल क्रिएट करते ही उसको एनर्जी की जरूरत महसूस होगी और वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। तो अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को भी क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव। तो नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दिस इज ड्यू टू द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट हैव कंप्लीट फिल्ड सबशेल, hence addition of electron needs energy to add a new shell as a part of atom। या बोल सकते हो आप by pushing the electron into the isolated gaseous atom of the noble gases, right? बेटा जैसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही यहाँ पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? जैसे जैसे आप साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करते चलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, तो वैसे वैसे एनर्जी की भी जो एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती चली जाएगी। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे ही आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन का ऐड करते हो, आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन का ऐड करते हो, जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स टू बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था, ठीक है, हमने उसको स्पेस दिया, एनर्जी हमने जगह बनाई हमने उसके लिए, ठीक, लेकिन जैसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉन था और जो दूसरा आ रहा है, उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम करना स्टार्ट कर देती है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। तो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, ओवरकम का मतलब है उसको खत्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमें उस इलेक्ट्रॉन को पुश करना पड़ेगा। हम इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो जो एटम है वो एनर्जी को क्या करेगा? अब्सॉर्ब, ताकि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या हो सके? एंटर। दूसरे इलेक्ट्रॉन का एडिशन होते ही ऑटोमेटिकली हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव, राइट। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड करवाया तो एनर्जी जो क्या थी? नेगेटिव थी। हमने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाया, हमारी एनर्जी क्या हो गई? पॉजिटिव। नेक्स्ट हम जब भी करवाएंगे हमें पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी, क्योंकि वहां पर रिपल्शन शुरू हो जाता है, राइट। बेटा सक्सेसिव एनर्जी, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन इंक्रीज करते चलेंगे, कई बार हमें ये टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फॉर्म में भी मिल जाता है। आप कई बुक्स में या कई जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं उनमें, या जो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आने वाली है थर्मोडायनेमिक्स, आप उसमें देखेंगे आपको एक वर्ड मिलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कि भाई एफिनिटी का मतलब होता है कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को बियर करने की, राइट। बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको बियर करने की। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक ही फर्क है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको नेगेटिव फॉर्म में मिलती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगी। यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन का। देखिए ऑक्सीजन जो है वो 2 और 6 है, इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जैसे ही ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये एनायन में कन्वर्ट होते हैं 2 7 के साथ। पहला एनायन बना, ओ नेगेटिव, जो एनर्जी है वो नेगेटिव रही, इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। जैसे ही हमने 2 7 एनायन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाया, हमारी जो कन्फिग्रेशन है वो क्या हो गई? स्टेबल कन्फिग्रेशन हो गई। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या बन गई? पॉजिटिव 780 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है कि हमने एनर्जी को क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है। पॉजिटिव साइन डिनोट कर रहा है कि आप एनर्जी क्या कर रहे हो? एब्जॉर्ब, और नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि आप एनर्जी क्या कर रहे हो? रिलीज। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ तो एनर्जी रिलीज हो रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसे अगर हम किसी दूसरे एटम के और लेकर एग्जांपल्स लेकर करें तो सक्सेसिव एनेशन एंथैल्पी जो है वो हमें इन सब का टोटल सम मिलेगी, और जो कि हमेशा पॉजिटिव टर्म में मिलेगी, और हम उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दे देंगे, ठीक है। बट रिमेंबर दैट थिंग कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। क्यों होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं तो वी हैव टू नीड अ स्पेस फॉर सिटिंग ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम, सो दैट द एटम कन्वर्ट्स इनटू एन आयन, ठीक है, एनायन में कन्वर्ट हो जाए इसलिए। चलिए बेटा एक बार फैक्टर्स और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर है हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज के साथ लेंगे तो आपको एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज में लेकर नहीं चलना है। आप देखिएगा जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा इट बिकम्स लेस नेगेटिव, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उनकी क्या रहेगी? लेस नेगेटिव। जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा इट बिकम्स मोर नेगेटिव। मोर का मतलब ज्यादा, नेगेटिविटी की फॉर्म में ज्यादा हो रही है ना। अच्छा आप ये बताइए कि नेगेटिव टर्म को हम ज्यादा लेते हैं तो हम उसकी वैल्यू छोटी समझते हैं कि नहीं? जैसे सपोज मैंने लिखा -2 और मैंने लिखा -12, इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है? आप बोलोगे -12। डिजिट तो बड़ा है, न्यूमेरिकल डिजिट जो है वो बड़ा है, लेकिन माइनस लगने से इसकी वैल्यू क्या हो गई? छोटी। तो बेटा बिल्कुल ऐसे ही, अगर साइज छोटा है तो मोर नेगेटिव वैल्यू रहेगी, अगर साइज बड़ा है तो मोर लेस नेगेटिव वैल्यू रहेगी। साइज बड़ा है तो लेस नेगेटिव, साइज छोटा है तो मोर नेगेटिव वैल्यू रहेगी।
मोर नेगेटिव होते हैं सारे नॉन मेटल्स के लिए, लेस नेगेटिव होते हैं मेटल्स के लिए। बेटा इसको एक बात से और जोड़ के रखिएगा, मेटालिक कैरेक्टर, जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर के अंदर चेंजेस आएंगे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, हम कहेंगे टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या मतलब, क्या बढ़ रहा है, लेस नेगेटिव होती जा रही है, राइट। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब क्या होती जा रही है, मोर नेगेटिव होती जा रही है। तो मेटालिक कैरेक्टर से भी आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कह रहा है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ रहा है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही मोर नेगेटिव होने लग जाएगी जैसे जैसे आपकी शेल्स नहीं बढ़ रही लेकिन न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ रहा है। अगर आप न्यूक्लियस पे चार्ज ऊपर से नीचे देखेंगे तो इट बिकम्स लेस नेगेटिव, अगर शेल्स इंक्रीज होती हैं तो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दो फॉर्म में देखते हैं, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे बेटा नाइट्रोजन की होगी, जैसे बेटा आपके सेकेंड ग्रुप यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम जो है आपके, इनकी हो गई। नाइट्रोजन के लिए आप देखते हो P3, इनके लिए देखते हो आप 2s2। इनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होगी। इट मींस दे शो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैसेस भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं, फुल फिल्ड है। हाफ फिल्ड वाले भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेंगे। कारण वही है, दे हैव नो नीड बिकॉज दे आर स्टेबल। They are stable, so the addition of new electron needs energy. अगर स्टेबिलिटी के कंसल्ट में बात करें तो हाफ फील्ड वाली सभी कॉन्फ़िगरेशन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देंगे और फुल फील्ड वाले भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देंगे। रीजन वही रहेगा कि इनकी स्टेबिलिटी है और इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। That's why these three factors are very important on the behalf of to understand the concept of electron gain enthalpy. चलिए बेटा वेरिएशंस और देखते हैं। वेरिएशन इन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वेरिएशन ग्रुप में क्या रहेंगी, ग्रुप के एटॉमिक साइज से ही कंपेयर करना है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। बताया भी था आपको, लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। पीरियड में ये बात रहेगी साइज के ऊपर, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते हैं साइज क्या होता है, छोटा, तो इट बिकम्स मोर टू मोर नेगेटिव। फ्लोरीन्स की यानी कि हैलोजेंस की सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, ये आपको पहले बताया गया है, फिर भी ध्यान में रखिएगा। पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी रहती है, हैलोजेंस की। और ग्रुप में आप जैसे जैसे आएंगे इसको किससे कंपेयर करके चलेंगे, मेटालिक कैरेक्टर से। मेटालिक कैरेक्टर से कंपेयर करके चलेंगे तो आप आसानी से कह सकते हैं जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नोबल गैसेस को लेकर कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बार बार यहां से ये आता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन एक्सेप्शनली। देखिए वैसे तो ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, ये हमारे 4 हैलोजेंस हैं, राइट। तो अगर देखा जाए तो ग्रुप के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव होनी चाहिए, तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की लेस नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की मोर नेगेटिव हो रही है और फ्लोरीन की लेस नेगेटिव हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2p सब शेल में है, इसके पास 3p में, इसके पास 4p में, इसके पास 5p में। इलेक्ट्रॉन्स 2p में हैं और साइज क्या है, छोटा। साइज जब छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक होते हैं और उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। इंटर मतलब दो, आपसी द्वंद्व, रिपल्शन यानी कि एक दूसरे को रिपेल करना, धकेलना, धक्का मारना, ये काम ज्यादा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती बैठाया जाएगा। इट मीन्स वी हैव टू नीड द पुश टू इलेक्ट्रॉन टू एंटर इन द सबशेल। हमें उसको पुश करके यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करवा कर ही उसके अंदर एंटर करवाना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना फ्लोरीन के लिए जितना कि क्लोरीन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है वो क्या है,
मोर नेगेटिव, और जो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो क्या है, लेस नेगेटिव। इट मीन्स ये तो लेस नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव कैरेक्टर की तरफ चला गया, और ये मोर नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ चला गया। रिमेंबराइज दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के बेसिस पे जो है आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, कई बार एमसीक्यूज में ही पूछ लेते हैं कि विच वन हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन क्लोरीन, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन है, कंपेयर करना आ सकता है, ठीक है, आउट ऑफ हैलोजेंस कि किस कारण से भी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने अभी की है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम देखते हैं, कीप वॉचिंग, राइट। चलिए बेटा, ये एक न्यूमेरिकल है जो आपकी प्रदीप पब्लिकेशंस की बुक में तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। मैं ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे बेस्ड है, तो एक बार ये न्यूमेरिकल करवा देती हूँ ताकि आप सब बच्चों को न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज आप बताइएगा। तो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है। लिसन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन देखने में ही थोड़ा सा खतरनाक लगता है, लेकिन आंसर इतना मुश्किल नहीं होता, हम आसानी से टैकल कर सकते हैं अगर हमें कुछ बेसिक्स पता हो तो। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज, देखिए नेगेटिव में दी गई है -349 किलो जूल पर मोल। हाउ मच एनर्जी इन किलो जूल इज रिलीज्ड व्हेन 3.55 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज converted completely into chloride ion in the gaseous state। सीधी सी बात है, ये क्या बोल रहा है कि क्लोरीन जो है आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वो क्लोराइड एनायन में कन्वर्ट हो गया, तब उस वक्त इतने अमाउंट की एनर्जी क्या हुई, रिलीज्ड। देखिए रिलीज एनर्जी को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो रिएक्टेंट साइड में ऐड करके दिखा सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंथैल्पी जो है वो रिलीज हो रही है 349 किलो जूल पर मोल के साथ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये एनर्जी पर मोल यानी कि एक मोल के लिए है। अब एक बात थोड़ी सी और ध्यान लेंगे, एक मोल क्लोरीन का, ठीक है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन कितने ग्राम होता है, एक मोल क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम, ठीक है, ये भी मेमोराइज रखिएगा, कितने ग्राम होता है 35.5 ग्राम। इतने ग्राम क्लोरीन को, यानी कि एक मोल क्लोरीन इतने ग्राम है, तो इतने ग्राम क्लोरीन को कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इतने ग्राम अमाउंट के लिए कितनी एनर्जी चाहिए या कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट शुड बी 349 किलो जूल पर मोल। तो मोल की कहानी थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बस हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्लोरीन का एक मोल में अमाउंट होगा उसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। इतनी एनर्जी उसकी पर मोल निकल रही है, यानी कि एक मोल में इतना अमाउंट है तो इतनी एनर्जी उसको चाहिए ही चाहिए। हमें यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, अगर 35.5 ग्राम के लिए इतनी एनर्जी की नीड है तो बेटा 3.55 ग्राम, क्योंकि अमाउंट की बात हो रही है तो एक मोल के लिए लिखा मैंने, क्योंकि एक मोल क्योंकि इसलिए लिखा क्योंकि मोल में एनर्जी दी गई है। अब अमाउंट की बात हो रही है तो ये मोल के लिए ही हो गया। 35.5 ग्राम अगर इतनी एनर्जी रिलीज करता है तो 3.55 ग्राम कितनी करेगा बेटा, 349 हो गया। इसको नीचे लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे इससे 35.5 और बेटा इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3.55 ग्राम। बेटा ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, दोनों कैंसिल हो गए, यूनिट क्या बच गई, किलो जूल पर मोल, जो कि इसकी यूनिट है। हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, यहां से क्या आ गया 0.1, तो 34.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी, 34.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें चाहिएगी अगर हमारी क्लोरीन का अमाउंट इतना है। इतने अमाउंट के लिए हमें एनर्जी भी कम चाहिए, इतने अमाउंट के अमाउंट ज्यादा था तो एनर्जी भी क्या लग रही थी, ज्यादा लग रही थी। इस वक्त आप ना पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, हमें ये अंडरस्टूड है कि ये नेगेटिविटी है और नेगेटिव में है ये साइन, तो आप अमाउंट और आप मोल से कंपेयर करके इतनी आसानी से आंसर निकाल सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, और आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आसानी से कर भी पाओगे, ठीक है बेटा। उसी सीक्वेंस में एक सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन का आंसर हमें कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ही मिल जाता है, और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, हाय ये पूछ लिया, ये तो हमें पता ही नहीं कैसे होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 × 10 पावर, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्या बोल रहा है, 1 × 10 पावर 10 एटम्स, इतने एटम दे रखे हैं क्लोरीन के वेपर स्टेट में,
जिनको कन्वर्ट होना है क्लोराइड आयंस में, यानी कि गैसियस स्टेट में है, हमने उनको क्लोराइड आयन में कन्वर्ट किया, तो इतने अमाउंट की एनर्जी वहां से क्या हुई, रिलीज्ड हुई। लेकिन जो एनर्जी रिलीज्ड हुई वो सिर्फ जूल में है, जूल या किलो जूल पर मोल नहीं है, यानी ये एक मोल का जिक्र ही नहीं हो रहा यहाँ पर। हमें इसको सबसे पहले मोल में बदलना है। कैसे बदलेंगे? इन्होंने कह दिया कि आप एनर्जी कैलकुलेट कीजिए किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एनर्जी। एनर्जी भी किसकी? जूल की। कितने एटम्स की? इतने एटम्स की। एटम्स की एनर्जी गिवन है, तो देखते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फॉर इतने एटम, ये चीज तो हमें गिवन थी, तो इतनी एनर्जी इन्होंने रिलीज की, इतने एटम्स ने इतनी एनर्जी रिलीज की। अच्छा, हम इसको मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक मोल में कितने एटम होते हैं? एक मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल होते हैं? अगर यहां पर मॉलिक्यूल होता तो मैं यहां मॉलिक्यूल लिखती, यहां पर एटम की बात हो रही है तो मैंने यहां पर क्या लिया है? एटम। एक मोल में एटम होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये इतने एटम्स होते हैं। तो मैं एटम्स को, मैं जूल को किस में कन्वर्ट कर पाऊंगी? जूल पर मोल में, क्योंकि मोल की बात हो जाएगी। अब अगर बेटा इतने एटम इतनी एनर्जी लेते हैं, ठीक है, तो मुझे इतने एटम्स के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई। तो 57.86 10⁻10 को मैंने पहले इन एटम से डिवाइड किया, फिर इन एटम से क्या किया? मल्टीप्लाई। एटम एटम, इनके पीछे की वैल्यू एटम एटम दोनों कैंसिल होगी। ये एक मोल के लिए है तो ये एनर्जी रहेगी जूल। जूल किसके लिए है? पर मोल के लिए। यूनिट आ गई जूल पर मोल में। अब इसको सॉल्व करने से जो आंसर आया वो जूल पर मोल में आया था। फिर मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया? 10⁻3 से डिवाइड करने पर मुझे आंसर मिला किसमें? किलो जूल पर मोल में। जब मैं इस पूरे को सॉल्व करती हूं तो आंसर किसमें मिलेगा मुझे? किलो जूल पर मोल में। अगर इसी यूनिट को मुझे कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर वैल्यू होती है किलो जूल के अंदर 96.49 किलो जूल पर मोल। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको किलो जूल में एनर्जी दे रखी है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो एक किलो जूल के लिए कितनी एनर्जी दे रखी है? इतनी ना। तो 96.49 के लिए अगर हमें चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड। हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में हैं। बेटा कीप ट्राइंग, फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो हम आपके डाउट सेशंस में डाउट क्लियर करेंगे।